नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के सियासत के ऐसे कई दिग्गज जिनके लिए इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उस लोकसभा चुनाव से पहले ही कई दिग्गजों के किस्मत का फैसला भी होना है। क्या वो फिर से संसद जाएंगे, सांसद बनेंगे, सांसद रहेंगे, अखाड़े में कूदेंगे? क्या होगा? कई सारे दिग्गज हमारे साथ संजय ज्ञानेश्वर हैं। अगले साल अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में ही, जब रामनवमी का त्यौहार होगा, होली के त्यौहार के तुरंत बाद कईयों के चेहरे पर अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए आलोक, आपने कहा लोकसभा चुनाव के दौरान। मैं कह रहा हूं जब लोकसभा चुनाव चरम पर होगा और आप वोटिंग की ओर बढ़ रहे होंगे, या यह भी संभव है कि 1-2 चरणों का मतदान संपन्न हो जाए, ठीक है ना। ऐसे में बिहार के 6 दिग्गजों का फैसला होना है और यह फैसला लोकसभा के टिकटों के बंटवारे के वक्त ही हो जाएगा कि ये पैदल होंगे या फिर से सांसद बनेंगे। लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के। और यदि राज्यसभा के सांसद नहीं बनते हैं तो क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका उनकी पार्टियां देगी? ये बड़ा फैसला होना है और बड़े नाम हैं। और जो नए समीकरण हैं उसमें सीटें भी इधर की उधर होनी है, क्योंकि जेडीयू की सीटें घट गई हैं। जो राज्यसभा में अभी हैं, जिनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, 2 अप्रैल 2024 को, वे सभी के सभी नहीं जा सकते हैं। किसी एक का काटना होगा या फिर दोनों कटेंगे, यह उस समय की बात होगी। उतने विधायक भी तो चाहिए होंगे। हाँ, उतने विधायक भी चाहिए। देखिए समीकरण क्या होता है और किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होता है कि यदि मान लीजिए, जैसा आपने कहा कि 2024 में 6 सीटें खाली हो रही हैं, तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 243, 243। तो 6 जो है उसमें +1 जोड़ा जाता है, 7 को 243 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो डिवीजन है, 34.71 वोटर की जरूरत होगी एक राज्यसभा का सांसद निर्वाचित करने के लिए। 35 विधायक चाहिए होंगे। हाँ, 35 विधायक, 34 से अधिक विधायक। अब ऐसी स्थिति में क्या सूरत होगी? लेकिन नाम जितने बड़े बड़े हैं आलोक, देखिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सुशील कुमार मोदी की, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। देखिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ही कहना सिर्फ उचित नहीं होगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि सुशील कुमार मोदी की काबिलियत पर, सुशील कुमार मोदी के पास जो फैक्ट्स है, पॉलिटिकल फैक्ट्स, जितने सबूत है, हाँ, कागजों पर बात करते हैं जी, तो सुशील कुमार मोदी को चुनौती देना आसान नहीं होता है। और लालू यादव की बर्बादी, जिस तरीके से मुकदमे में तथ्यों को जुटाना, मुकदमा लड़ना, और आज भी देखते हैं। देखिए 2014 के बाद परिस्थितियां बदली हुई हैं। 2020 में तो बिल्कुल ही परिस्थितियां बदल गई कि सुशील कुमार मोदी को कोई मौका ही नहीं दिया गया बिहार सरकार में। नीतीश कुमार भी दुखी हुए, राजनाथ सिंह को आना पड़ा, और तब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था सुशील कुमार मोदी की जगह पर। खैर, तो देखिए आगे चलकर एनडीए की सरकार चली भी नहीं, नीतीश कुमार के साथ समन्वय भी नहीं बैठा। तो आज भी सुशील कुमार मोदी रोज हमला बोलते हैं, ट्विटर के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, और कागज दिखा कर। हाँ, और उतने ही एक्टिव रहते हैं। और जो फैक्ट्स लाते हैं उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होता है। ठीक है, नीतीश कुमार भी तीखे होते हैं और कहते हैं नहीं बोलेंगे मोदी जी, सुशील जी, तो उन्हें वहां तवज्जो कैसे मिलेगी? हम तो उनको कितना मानते हैं, हम तो कितना मानते हैं कि उनका पटिया वाला उनको कुछ बना दे। जी, तो आप तो नीतीश कुमार से मिलते ही रहते हैं। तो देखिए सुशील कुमार मोदी का भी कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म होगा, और सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा में भेजे गए वह पूर्णकालिक नहीं था। देखिए फुल टर्म नहीं था। हाँ, फुल टर्म नहीं था। उस पर ये तीसरे सांसद 2018 में रविशंकर प्रसाद गए थे, ठीक है ना। तो 2018 में रविशंकर प्रसाद गए, 2019 में वे पटना साहिब से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित कर लिए गए, तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। तब रामविलास पासवान को बीजेपी ने भेजा, लोजपा के सदस्य की हैसियत से ही। उसमें जो डील हुई थी, हाँ, जो डील हुई 6+1, जी। तो रामविलास पासवान भी नहीं रहे। तो रामविलास पासवान जब नहीं रहे तो फिर वहां सुशील कुमार मोदी को भेजा गया। तो आप देखिए, यह बड़ा सवाल है कि सुशील कुमार मोदी 2024 में रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या इतनी बड़ी पूंजी को बीजेपी गंवाएगी, या फिर एक योद्धा को
जो कागजों से लड़ता है, जो सबूतों से लड़ता है, उन्हें फिर से राज्यसभा पहुंचाने का काम करेगी। देखिए, मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि जब 2024 में चुनाव होंगे तो इन 6 सीटों में 2 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। 2018 में विधायकों के समीकरण जी, जो 2018 में सिर्फ 1 सीट मिली थी जिस पर रविशंकर प्रसाद भेजे गए थे। तो सुशील कुमार मोदी के भाग्य का फैसला होना है और दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, तब लोकसभा का चुनाव भी चल रहा होगा। लोकसभा चुनाव के समय रूठे हुए रहेंगे, हाँ, कोई रूठे हुए का कोई दबाव रहेगा, समायोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां। अब देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और लालू फैमिली के भी करीबी हैं। लालू से तो अभी भी बेहद करीबी। और कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो अखिलेश प्रसाद सिंह पहले यह तय करेंगे कि वे राज्यसभा की ओर बढ़ेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ चुके हैं, पहले चुनाव लड़ते रहे हैं, मोतिहारी से लड़ते रहे हैं। कई जगहों पर यह चर्चा चलती है कि वे नवादा भी जा सकते हैं, जहानाबाद भी जा सकते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव आपको पता है, जब ये राज्यसभा चले गए थे तो इनके बेटे आकाश कुमार सिंह ने मोतिहारी का रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का काम किया था। तो यह देखने की बात होगी कि पिता पुत्र दोनों लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। अब देखिए, समझना ये है कि राज्यसभा जाने की फिराक में कांग्रेस के एक दूसरे नेता तारिक अनवर भी लगे हैं और जो पहले कटिहार से रहे हैं सांसद जी। और जो समीकरण है, जो विधायकों की संख्या है, 2024 में आरजेडी 2 सदस्यों को राज्यसभा तो भेज देगी अपने बल पर, अपने नेताओं को, ठीक है ना। तीसरे को भेजने के लिए उन्हें कांग्रेस के 19 विधायक, माले, फिर आप AIMIM के जो सदस्य शामिल हो गए, मतलब अब तो उन्हें आप राजद के ही कहिए, तो उनकी जरूरत भी होगी। तो अब यह देखना, 2 कंफर्टेबल भेज देंगे, 2 कंफर्टेबल, तीसरे के लिए सहयोग चाहिए होगा। तीसरे के लिए सहयोग चाहिए होगा। अब देखिए, राजद में क्या है, मनोज झा भी रिटायर हो रहे हैं 2 अप्रैल 2024 को। मनोज झा के बारे में आप जानते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि वे तेजस्वी यादव के बहुत क्लोज सर्किट में, बहुत करीबी हैं। जब कोई बड़ी बातें होती हैं, कोई बड़े निर्णय लिए जाते हैं, उस दौरान मनोज झा वहां रहते हैं। हाँ, और तेजस्वी यादव के लिए कई सारे स्पीचेस तैयार करना, बात करना, हाँ, विचार। तेजस्वी यादव ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल में ऐसा होता है, सियासत वाली लाइफ में कभी अगर कहीं फंसते हैं तो मनोज झा निकाल लेते हैं अपने बयान। ठीक है, तो मनोज झा और दूसरे हैं अशफाक अहमद करीम, माल वाले हैं, जानती हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज जी। और 2018 में भी जब इन्हें टिकट मिला था तो बहुत सारी चर्चाएं हुई थी धन बल को लेकर। तो देखिए, अशफाक अहमद करीम रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। अशफाक अहमद करीम की एक इच्छा है कि वे कटिहार से लोकसभा चुनाव लड़ लें, लेकिन कटिहार आज की तारीख में JDU की सीट है, दुलालचंद गोस्वामी हैं। वहाँ अशफाक अहमद करीम या फिर राज्यसभा नहीं गए तो तारिक अनवर भी लड़ना चाहेंगे कटिहार को। वे चुनाव हारे जरूर हैं, पिछला 2 चुनाव, लेकिन वोटों का अंतर बहुत नहीं रहा है। मनोज झा का जो परफॉर्मेंस रहा है, उन्हें बेस्ट अवार्ड भी मिला है कई सारे पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए। तो आपको लगता है कि मनोज झा का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है, उतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड से बहुत कुछ नहीं होता है आलोक जी। होता यह है कि समीकरण क्या बैठता है, मैसेज क्या दे रहे हैं, मैसेज क्या देना है। और जैसा हमने कहा कि लोकसभा चुनाव चरम पर होगा, वैसे भी RJD के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तो ब्राह्मणों को कोई तवज्जो ही नहीं मिलती है। तो मनोज झा को राज्यसभा भेजकर तेजस्वी यादव ने एक संदेश देने का काम किया था। और इस बात को समझिए कि मनोज झा को तेजस्वी यादव ने राज्यसभा भेजा था, न कि लालू यादव ने, ठीक है ना। इस बात को भी समझना होगा। अब आइए देखिए, JDU के 2 सांसद राज्यसभा के सदस्य रिटायर हो रहे हैं और 2024 में उन्हें सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या सिर्फ 43 है और 34.71 के बाद उनके पास इतने विधायक नहीं बच जाते हैं कि वे दूसरे को भी वहां भेज दें। अब देखिए, 2 कौन है, रामनाथ ठाकुर हैं। इनकी पहचान बस इतनी है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, इसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं, कभी हमने नहीं देखा भी नहीं कि इन्होंने JDU के लिए, देखिए, अति पिछड़ी राजनीति के लिए JDU की पहचान है कि अति पिछड़ों के बीच में या JDU के प्रचार के लिए या खबरों के लिए या विपक्षियों पर प्रहार के लिए, डिफेंड करने, विपक्षियों पर प्रहार करने के लिए और सरकार के बचाव के लिए रामनाथ ठाकुर कहीं एग्रेसिव दिखे हों
यह मुझे कहीं दिखा नहीं। इतना बड़ा महागठबंधन बना होगा। बस इतनी पहचान है कि वे कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे के तौर पर क्या उन्हें फिर भेज दिया जाता है? यदि उन्हें भेज दिया जाता है तो दूसरी सीट मिलेगी नहीं, ठीक है ना। दूसरी सीट है वशिष्ठ नारायण सिंह की, सीट है वशिष्ठ नारायण सिंह की। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रहे, नहीं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे और नीतीश कुमार भी बहुत सम्मान देते हैं दादा वशिष्ठ दादा। हम भी वही कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। और देखिए, उनकी उम्र हो गई है 76 साल, 76 ईयर्स। 24 अक्टूबर 1947 को, मतलब आज़ादी के साल में उनका जन्म हाजीपुर में हुआ था। यह जानने वाली बात है। देखिए, उनकी कर्मभूमि रही भोजपुर, ठीक है ना, लेकिन जन्म हाजीपुर में हुआ था। शाहबाद, आपको यह भी पता है कि वे विक्रमगंज से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित किए गए थे। तो वशिष्ठ नारायण सिंह की उम्र 76 ईयर्स। अब वे जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन अभी पार्टी कार्यालय आ रहे हैं। हाँ, अभी भी पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, मिलन समारोह करा रहे हैं, और जहां जरूरत होती है नीतीश कुमार, ललन सिंह उनसे पूछते हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह के प्रति सबों का सम्मान है, लेकिन सवाल ये है कि उम्र की एक दहलीज भी होती है कि आपकी सक्रियता कितनी बनी रहती है। और यह भी देखना होगा कि 2024 में नीतीश कुमार जो विपक्ष को एक करने को निकले हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और आपको यह भी पता है कि पिछले ही साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बयान दे दिया था। बयान तो नहीं था, वो आपसी चर्चा में उन्होंने कह दिया था कि बस एक सदन में मैं नहीं पहुंचा हूं। 4 धाम होते हैं, एक धाम नहीं गए। हाँ, राज्यसभा नहीं गए हैं। तो अब वे जब विपक्ष को एक करने को निकले हैं, लोग उन्हें पीएम के रूप में भी देखते हैं। क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। कांग्रेस तैयार होती है कि नहीं होती है, ममता बनर्जी तैयार होती है कि नहीं होती है, अरविंद केजरीवाल तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब अलग बात है। तो बैठक होने भी बाकी है। हाँ, तो नीतीश कुमार क्या दिल्ली के लिए कूच करेंगे, तो क्या नालंदा लड़ेंगे? कई लोग चर्चा कर देते हैं चुनौती देने के लिए वे उत्तर प्रदेश के फूलपुर भी जा सकते हैं, या फिर राज्यसभा, जो आपने कहा कि 4 धाम, उन 4 धाम में से वे चौथे धाम में भी पहुंच जाते हैं। देखिए, वे जब फैसला कर लेंगे तो वहां कोई रोक टोक तो है ही नहीं। हाँ, जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है। ललन सिंह कहते ही हैं कि यह पार्टी, और इस पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेना है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तो लोकसभा चुनाव जब चरम पर होगा और जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही होगी, समय काफी कम होगा। नहीं, समय काफी कम क्या, नामांकन हो गए होंगे चुनाव के। मैंने जैसा कहा कि 1-2 चरण संपन्न भी हो सकते हैं। नारे गढ़े जा रहे होंगे, नारे गढ़ गए होंगे। हाँ, नारा तो देखिए घर घर में पहुंच गया होगा, क्योंकि भाई मई के दूसरे पखवाड़े में सरकार बन जानी होती है ना, तो इसलिए इनके भाग्य का फैसला तो होना है। तो इन बिहार के 6 सियासी दिग्गजों का फैसला होना है। क्या होना है इनके साथ? जाएंगे दोबारा? कई जाएंगे इनमें से, कई नहीं भी जाएंगे, ये भी तय है। देखना होगा किस पर उनकी पार्टी कितना मेहरबान होती है, और जो फिर समीकरण होता है, जो सामाजिक समायोजन करना होता है, उसके हिसाब से कौन कहाँ कितने फिट बैठते हैं। लेकिन इनकी कड़ी परीक्षा तो होनी है, कठिन परीक्षा होनी है। लोकसभा चुनाव से पहले इनके भाग्य का फैसला तो हो ही जाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।